हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमारे जो 4 टीजीटी के 4 राइटर्स हैं, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड गाल्सवर्दी, इनके ऊपर देखेंगे। इसके पहले भी हम 3 वीडियोस अपने चैनल में डाल चुके हैं। 50 एमसीक्यूज़ का जो सीरीज चला रहे थे, आज उसका हम आई थिंक 4th पार्ट है। ये 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, तो उसका लिंक हम आपको दे देंगे, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। 50+ इसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हूँ, आपके लिए हेल्पफुल हो रही हूँ, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दिया करिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए चलते हैं फिर अपनी क्लास की ओर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए 8 नवंबर 1674, बी 9 दिसंबर 1608, सी 9 दिसंबर 1613, डी 7 नवंबर 1608। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। 9 दिसंबर 1608 में तो हमारे जॉन मिल्टन साहब हैं, उनका बर्थ हुआ था। तो यहाँ पर हमारा बी इज़ द राइट आंसर, 9 दिसंबर 1608। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वेयर वॉज जॉन मिल्टन बरीड? जॉन मिल्टन को बरीड कहाँ किया गया था? ऑप्शन है ए एसटी पॉल्स कैथेड्रल, बी वेस्टमिनिस्टर अबी, सी सेंट गिल्स क्रिपलगेट, डी लुडलो कैसल। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सेंट गिल्स क्रिपलगेट। डेथ कब हुई है? 1674 में इनकी डेथ हुई है। तो इनको कहाँ दफनाया गया? सेंट गिल्स क्रिपलगेट में। ओके, तो यहाँ पर आपका सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। हु वॉज जॉन मिल्टन्स मदर? जॉन मिल्टन की माँ का नाम क्या है? ए मैरी पॉवेल्स, बी सारा जेफरी, सी लूसी हचिंसन, डी एनी ब्रैडस्ट्रीट। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सारा जेफरी। सारा जेफरी इज द मदर ऑफ जॉन मिल्टन। ओके, बी इज द राइट आंसर, सारा जेफरी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज जॉन मिल्टन्स फादर्स प्रोफेशन? जॉन मिल्टन के पिता का प्रोफेशन क्या था? ए म्यूजिशियन, बी प्यूरिटन मिनिस्टर, सी लंदन स्क्रीवनर, डी रॉयलिस्ट कैवलियर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, लंदन स्क्रीवनर। हिज फादर वॉज अ सक्सेसफुल स्क्रीवनर एंड अ कंपोजर इन लंदन। वो एक स्क्रीवनर क्या हो गया? एक मुंशी जैसा हो गया, लिखा जोखा रखने वाला। तो एंड आल्सो अ कंपोजर इन लंदन। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी होगा, लंदन स्क्रीवनर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। इन विच ईयर डिड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड? मिल्टन जब पूरी तरह से ब्लाइंड किस ईयर में हुए हैं? 1649, 1650, 1652, 1656। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 1652। ओके, he lost his sight completely by 1652. 1642 is the right answer. चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। What is the alternate title suggested? The Mask of Commerce. The Mask of Commerce का alternate जो आपको टाइटल मिलता है देखने को, दूसरा टाइटल वो क्या होगा? A the trump of virtue, B the trump of evil, C the trump of love, D the trump of wisdom. तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा A is the right answer, the trump of virtue also known as commerce. Right answer the trump of virtue होगा। नेक्स्ट पे आएंगे। What prompted Milton to write Areopagitica? एरोपेजिटिका लिखने के लिए मिल्टन को किस चीज़ ने प्रेरित किया है? ए द डेथ ऑफ अ फ्रेंड, बी अ डिज़ायर फॉर रिलीजियस रिफॉर्मेशन, सी द नीड फॉर प्रेस फ्रीडम, डी हिज फेलियर इन मैरिज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, द नीड फॉर प्रेस फ्रीडम। एरोपेजिटिका क्या है? इट वॉज अ पैम्पलेट एडवोकेटिंग फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन रिस्पॉन्स टू लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा द नीड फॉर प्रेस फ्रीडम। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट ईयर डिड मिल्टन राइट टेन्योर ऑफ किंग्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स? जो मिल्टन का वर्क है टेन्योर ऑफ किंग ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, इन्होंने कब लिखा? ए 1649, 1650, 1642, 1644। सो हियर इज द राइट आंसर इज ए 1649 में टेन्योर ऑफ द किंग ऑफ मैजिस्ट्रेट मिल्टन ने लिखा था। ओके, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए 1649। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मिल्टन्स टेन्योर ऑफ किंग्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स? तो जो टेन्योर ऑफ किंग्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स का, इसको सब्जेक्ट बताना है, क्या थीम थी, क्या सब्जेक्ट था इस वर्क का मिल्टन के? ए सपोर्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, बी द राइट्स ऑफ द पार्लियामेंट,
सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, डी द रोल ऑफ द रिलीजन इन गवर्नेंस। ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी में भी आपसे शायद पूछा है, तो आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, सपोर्ट ऑफ द एजुकेशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। ए इज द करेक्ट आंसर, सपोर्ट ऑफ द एजुकेशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, हु रोट डेफेंसियो रेजिया प्रो कैरलो फर्स्ट एंड अटैक अपॉन द प्यूरिटन्स। तो किसने लिखा है आपका ये जो है आपका डेफेंसियो रेजिया प्रो कैरलो फर्स्ट, ये किसका वर्क है आपको बताना है। ऑप्शन है ए ग्रोटियस, बी गैलीलियो, सी सैलमेसियस, डी एडवर्ड किंग। तो यहाँ पर ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। क्लॉडियस सैलमेसियस रोड द रॉयलिस्ट डिफेंस ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। ओके, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लॉडियस सैलमेसियस इज द राइट आंसर, इनका ये वर्क है। इसके डिफेंड में भी आप मिल्टन ने एक वर्क लिखा है, आगे आई थिंक क्वेश्चन होना चाहिए ये वाला भी। यस, देखिए क्वेश्चन है जो हम बता रहे थे आपको कि इसके रिप्लाई में भी मिल्टन ने एक वर्क लिखा है, तो वो क्या है बताना है आपको। डिफेंसियो रेजियो प्रो कार्लो फर्स्ट के रिप्लाई में मिल्टन ने कौन सा वर्क लिखा है। ऑप्शन है ए क्लेट्स, बी डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो, सी एरोपेजिटिका, डी पैराडाइज लॉस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके रिप्लाई में मिल्टन ने लिखा है डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो, जो वर्क है मिल्टन का वो उन्होंने रिप्लाई में लिखा है डिफेंसियो रेजियो प्रो कार्लो फर्स्ट के। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। फॉर हाउ मच वॉज द कॉपी राइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सोल्ड टू सैमुअल सिमॉन्स। तो सैमुअल सिमॉन्स को जो मिल्टन है उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की कितनी कॉपीराइट उन्होंने बेच दिया था सैमुअल सिमॉन्स को। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए 5 पाउंड्स, बी 8 पाउंड्स, सी 10 पाउंड्स, डी 12 पाउंड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 5 पाउंड्स। ओके, तो 5 पाउंड्स में उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के कॉपीराइट बेच दिया था। किसको बेचा है? सैमुअल सिमॉन्स को। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ए 5 पाउंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले इन टर्म्स ऑफ लाइन्स और एंड वर्ड्स। इनमें से बताना है आपका सबसे लॉन्गेस्ट जो प्ले है, जो सब लाइन्स सबसे ज़्यादा हैं, किसमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए हैं, किसमें टर्म सबसे ज़्यादा शेक्सपियर ने यूज़ किए हैं, आपको लॉन्गेस्ट प्ले बताना है आप। तो ऑप्शन हैं ए मैकबेथ, बी द कॉमेडी ऑफ एरर्स, सी हैमलेट, डी द टेम्पेस्ट। राइट आंसर इज C. Hamlet is the right answer. Hamlet is the longest play written by Shakespeare. It contains approximately 4042 आपकी लाइन्स हो गई एंड आपके अप्रॉक्सीमेटली 30,000 से ज़्यादा आपके वर्ड्स यूज़ हुए हैं, मोर देन एनी अदर ऑफ हिज प्लेस। उनके कोई और प्ले से ज़्यादा आपकी ये 30,000 वर्ड्स हो गए एंड 42 आपकी जो है लाइन्स यूज़ हुई हैं। किसमें आपके? हैमलेट सी इज़ द राइट आंसर। तो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर के, सी इज़ द राइट आंसर हैमलेट। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच प्ले इज़ द शॉर्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइन्स एंड वर्ड्स। अब बताना है शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है इन टर्म्स ऑफ लाइन्स एंड वर्ड्स। लाइन्स एंड वर्ड्स जिसमें सबसे कम यूज़ की गई प्ले में, ए हैमलेट, बी द विंटर्स टेल, सी द कॉमेडी ऑफ एरर्स, डी ट्वेल्थ नाइट। तो लाइन्स एंड वर्ड्स के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट बताना है आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है द कॉमेडी ऑफ द एरर्स। तो इसमें आपका लगभग 1787 लाइन्स हो गई आपकी एंड 14,701 आपके वर्ड्स हो गए। ये आपके सी इज़ द राइट आंसर, कॉमेडी ऑफ द एरर्स। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आएंगे। अकॉर्डिंग टू टकर ब्रूक विच प्ले हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइन्स। अकॉर्डिंग टू टकर ब्रूक के अनुसार कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज जिसमें राइमिंग लाइन्स हैं। ओके, राइमिंग लाइन्स जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है। तो बताना है ए लव लेवर लॉस्ट, बी मिडसमर नाइट्स ड्रीम, सी द टेम्पेस्ट, डी मच एडो अबाउट नथिंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा।
is the right answer. Love labor lost. According to literary scholar Tucker Brook, love's labor lost has the highest percentage of rhyming lines with over 60%. 60% of its line in rhyme. It is known for its linguistic playfulness and rhymed verse. ओके, तो यहाँ पर 60% आपका देखने को मिलता है यहाँ पे राइमिंग स्कीम। सबसे हाईएस्ट प्ले है इनका लव लेवर लॉस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर ए रहेगा, लव लेवर लॉस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। What did T.S. Eliot called Hamlet in essay Hamlet and His Problem? T.S. Eliot ने Hamlet जो ऐसे उनका है Hamlet and His Problems, उसमें इनमें से क्या कहा है T.S. Eliot ने Hamlet के लिए? ऑप्शन से पहले देख लिए। ए, an artistic success, B, the Mona Lisa of literature, a dramatic romance, D, a problem play। पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, द मोना लिसा ऑफ लिटरेचर। एक तो आपका है जो एलियट ने कहा है आर्टिस्टिक फेल्योर हैमलेट को बोला है। साथ ही में इन्हीं का ये कमेंट है द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, इसको भी हैमलेट के लिए अपने वर्क हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में टी.एस. एलियट ने कही है। इन हिज 1921 ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम टी.एस. एलियट कॉल्ड हैमलेट द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं टी.एस. एलियट के हैं, द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, ये भी ध्यान रखिएगा उसके साथ साथ। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे। What is the difference between folio and quarto formats? Folio और quarto formats में डिफरेंट बताना है। A, folios are smaller than quartos, B, folios are larger than quartos, C, folios have more pages than quartos, D, folios are shorter than quartos। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, फोलियोज आर लार्जर देन कॉर्टोज। कॉर्टोज से बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं फोलियो। ओके, फोलियो आर लार्जर देन कॉर्टोज इज द राइट आंसर। अब शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करेंगे एक बार तो क्रिएटिंग 2 लीव्स मिलेगी एंड 4 पेजेस मिलेंगे। अब बट जब क्वार्टो को फोल्ड करते हैं तो ये हमें 4 लीव्स और 8 पेजेस मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, फोलियो आर लार्जर देन क्वार्टोज। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। हाउ मेनी लीव्स डज द फर्स्ट फोलियो हैव? बताना है फर्स्ट फोलियो की लीव्स क्या है। ए 100, बी 200, सी 354, डी 454। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, 454। हमें फर्स्ट फोलियो में कितनी लीव्स मिली है? 454। डी इज द करेक्ट आंसर, 454। ओके, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस पब्लिश्ड इन 1623 कंटेन्स 454 लीव्स। तो आपकी 908 पेजेस हो जाएंगे। और ये फोलियो जो कंपाइल किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट फोलियो कॉलिंग्स, जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्ड्रेल। ओके, तो यहाँ पर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। हु पब्लिश द सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस इन 1632? 1632 में शेक्सपियर का सेकेंड फोलियो किसने पब्लिश किया था? अभी हमने ऊपर आपको बताया फर्स्ट किसने किया है, अभी सेकेंड में बताना है आपको। ए हेमिंग्स एंड कॉन्ड्रेल, बी फिलिप चैटविंडे, सी बेंटले, ई ब्रिस्टर, आर चेसवेल एंड एच हैरिंगमैन। ये ऑप्शन है एलॉट, विलियम एस्पले, रिचर्ड हॉकिंस, रिचर्ड मैगन एंड जॉन स्मैथविक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। द अलॉट, विलियम एस्पले, रिचर्ड हॉकिंस, रिचर्ड मैगन एंड जॉन स्मैथविक के द्वारा ये आपका सेकेंड फोलियो हुआ था 1632 में। ओके, चलिए यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। इन वॉट ईयर वॉज द थर्ड फोलियो पब्लिश? थर्ड फोलियो बताने कब पब्लिश हुआ है? 1623, 1632, 1663, 1685। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1663 में जो है शेक्सपियर का थर्ड फोलियो आया। थर्ड फोलियो वॉज पब्लिश्ड इन 1663 बाय फिलिप चैटविंडे। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, 1663। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच फोलियो वॉज पब्लिश बाय आर बेंटले, ई ब्रिवस्टर, आर चिसवेल एंड एच हैरिंगमैन। तो ये इनके द्वारा कौन सा फोलियो उनका पब्लिश हुआ है? ये फर्स्ट फोलियो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पर आपको पता है अभी हमने तीनों के ऊपर बताए हैं, यहाँ पर फोर्थ इन्होंने डी इज द राइट आंसर। द फोर्थ फोलियो को आर बेंटले, ई ब्रिवस्टर, आर चेसवेल एंड एच हैरिंगमैन ने पब्लिश कराया। हमने चारों को आपको बता दिया है कि चारों फोलियो जो हैं
किसने और कब पब्लिश हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर द फोर्थ फोलियो वॉज पब्लिश्ड इन 1685। ये पब्लिश भी कब हुआ है, ये 1685 में फोर्थ फोलियो पब्लिश हुआ है। ओके, पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, द फोर्थ फोलियो। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच प्ले को ऑथर्ड बाय द जॉन फ्लेचर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1634। कौन सा प्ले है जो कि उन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ जिस प्ले को पब्लिश किया है। ओके, तो ए द टेमिंग ऑफ द श्रीव, बी सिम्बेलाइन, सी द टू नोबल किंग्समैन, डी पेरिकल्स। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, राइट आंसर इज The Two Noble Kinsmen was co-authored by William Shakespeare and John Fletcher. It was first published in 1634 and is considered one of Shakespeare's final work. Okay, तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा, The Two Noble Kinsmen. चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। Which play did not appear in any folio edition was first printed in 1634. कौन सा प्ले है जो नहीं दिखाई दिया है किसी भी फोलियो में, वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1634, जो 1634 में फर्स्ट पहली बार प्रिंट किया गया है, पब्लिश हुआ है। टेमिंग ऑफ द श्रीव, टू नोबल किंग्समैन, पेरिकल्स, सिम्बेलाइन। जो पहले कभी फोलियो में नहीं प्रिंट किया गया, 1634 के जो आया है आपका फर्स्ट प्रिंटेड। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर, द टू नोबल किंग्समैन। द टू नोबल किंग्समैन जो है आपका वो किसी भी फोलियो में नहीं पब्लिश हुआ था, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, द टू नोबल किंग्समैन। द टू नोबल किंग्समैन डिड नॉट अपीयर इन एनी ऑफ द 4 folios and was first printed in 1634 long after Shakespeare's death. आपका वो कौन सा प्ले था, द टू नोबल किंग्समैन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। When was John Galsworthy born? कब हुआ था जन्म जॉन गाल्सवर्दी का, आपको बताना है। तो ए 1857, 1867, 1877, डी 1887। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, 1867, 14 अगस्त। तो बी इज द राइट आंसर, 1867 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन डिड गाल्सवर्दी ट्रेन फॉर। गाल्सवर्दी ने किस प्रोफेशन पर ट्रेनिंग लिया था, ट्रेंड थे वो। ए डॉक्टर, आर्किटेक्ट, लॉयर, जर्नलिस्ट। तो वो सी इज़ द राइट आंसर, वो लॉयर, लिटरेचर के फील्ड में आने के पहले वो एक लॉयर के प्रोफेशन में थे, उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। सी इज़ द राइट आंसर, लॉयर। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। विच यूनिवर्सिटी डिड गाल्सवर्दी अटेंड। कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई किया है। ए ऑक्सफोर्ड, बी कैम्ब्रिज, सी लंदन, डी एडनबर्ग। तो यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो उन्होंने पढ़ाई की है कहाँ, स्टडीड एट न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड गाल्सवर्दी विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ए 1928, बी 1930, सी 1932, डी 1934। इज द राइट आंसर, 1932 अवार्डेड द 1932 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, 1932। नेक्स्ट पे आएंगे। व्हेन डिड जॉन गाल्सवर्दी डाइड। उनकी मृत्यु कब हुई है, 1930, 1931, 1932, 1933। तो डी इज़ द राइट आंसर, 1933 में इनकी डेथ हुई है। डाइड 31 जनवरी 1933। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, 31 जनवरी 1933 में इनकी डेथ हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट pseudonym डिड गाल्सवर्दी यूज अर्ली इन हिज कैरियर। अर्ली कैरियर में कौन से pseudonym से लिखते थे गाल्सवर्दी। ए जॉर्ज एलियट, जॉन सिन जॉन, टॉम हार्डी, एरिक ब्लेयर। तो बी इज़ द राइट आंसर, जॉन सिन जॉन नाम से वो अर्ली उनके वर्क जो हमें जॉन सिन जॉन नाम से देखने को मिले हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, जॉन सिन जॉन। ओके, अर्ली वर्क्स वे आर पब्लिश्ड अंडर जॉन सिन जॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट में आएंगे। विच नॉवल बिगिंस द फोरसाइट सागा। ऑप्शन है इन चांसरी, बी टू लेट, सी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, डी द वाइट मंकी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द ट्रियोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द फोरसाइट सागा। की सेंट्रल थीम बताना है फोरसाइट सागा की सेंट्रल थीम। ए वॉर, बी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सी फैमिली प्रॉपर्टी एंड चेंज, डी कोलोनियलिज्म। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। फोरसाइट सागा की थीम क्या है, फैमिली प्रॉपर्टी एंड चेंज। यही तो हमें देखने को मिलता है। सी इज द राइट आंसर, फैमिली प्रॉपर्टी एंड चेंजेस। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे।
विच कैरेक्टर इज द सिंबल ऑफ द ओनरशिप द फोरसाइट सागा। ओनरशिप बतानी है, कौन सा कैरेक्टर है सिंबल के रूप में मिलता है देखने को फोरसाइट सागा में। ए यंग जॉलियन, बी सोम्स फोरसाइट्स, इरीन हेरॉन बॉसनी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सोम्स फोरसाइट इज द राइट आंसर। जो इज द राइट आंसर सोम्स फोरसाइट। ओके, सोम्स इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज द फाइनल नॉवेल ऑफ द फोरसाइट सागा ट्रियोलॉजी। जो ट्रियोलॉजी है फोरसाइट सागा उसका फाइनल नॉवेल कौन सा है। द वाइट मंकी, इन चांसरी, टू लेट, स्वान सॉन्ग। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, टू लेट इज द राइट आंसर। दिस इज द फाइनल नॉवेल ऑफ द फोरसाइट सागा ट्रियोलॉजी। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर, टू लेट। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी प्ले डील्स विद द ब्रिटिश लीगल सिस्टम एंड प्रिजन रिफॉर्म। कौन सा गाल्सवर्दी का प्ले है जो डील्स करता है ब्रिटिश लीगल सिस्टम एंड प्रिजन रिफॉर्म के। ये किस प्ले की इनकी थीम है। ए द एल्डेस्ट सन, बी जस्टिस, सी लॉयल्टीज, डी स्ट्राइफ। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये थीम हमको जस्टिस में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जस्टिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ स्ट्राइफ। स्ट्राइफ की थीम बताना है। ऑप्शन से ए कैपिटल पनिशमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, रेशियल इनजस्टिस। तो सी इज द राइट आंसर। हमें स्ट्राइफ में जो है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ओके, इट एक्सप्लोर्स लेबर डिस्प्यूट्स एंड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज जस्टिस फर्स्ट परफॉर्म्ड। कौन सा ईयर जहाँ पर जस्टिस सबसे पहले परफॉर्म किया गया है। 1906, 1909, 1910, 1912। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टेज्ड इन 1910। सी इज द करेक्ट आंसर। पहली बार ये स्टेज हुआ है 1910 पे। ओके, चलिए। Which famous figure admired Galsworthy's play Justice and used it to promote reform? किसने एडमायर किया है गाल्सवर्दी के जस्टिस प्ले को, यूज्ड इट टू प्रमोट रिफॉर्म। ओके, प्रमोट किया है एक रिफॉर्म केस से। तो ए ऑप्शन से ए जॉर्ज बर्नार्ड शाह, विंस्टन चर्चिल, एच जी वेल्स, टी एस एलियट होगा यहाँ पर, टी एस एलियट। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। विंस्टन चर्चिल पब्लिकली कमेंटेड इट टू सपोर्ट ऑफ प्रिजन रिफॉर्म। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, इन्होंने सपोर्ट किया था इनके जस्टिस को, बी इज द करेक्ट आंसर, विंस्टन चर्चिल। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच मूवमेंट इज गाल्सवर्दी मोस्ट एसोसिएटेड विद। किस मूवमेंट से गाल्सवर्दी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, रियलिज्म, सिम्बॉलिज्म। तो ये रियलिज्म, हमें पता है ये रियलिज्म मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर, रियलिज्म, नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन और सोशल इशूज। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट ऑनर वॉज गाल्सवर्दी ऑफर्ड बट डिक्लाइंड। उनको गाल्सवर्दी को कौन सा ऑनर दिया गया था बट उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। ए नाइटहुड, ए पीरेज, पोएट लैरोट, प्राइम मिनिस्टर, लिटरेरी एडवाइज़र। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए नाइटहुड रिवॉर्ड जो है उनको दिया जा रहा था बट उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था लिटरेचर ही मेरा अपने में ही अवार्ड है, लिटरेचर इज़ माय ओन अवार्ड रिवॉर्ड। उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था। ए इज़ द राइट आंसर, अ नाइटहुड। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। Where is Galsworthy is commemorated today? Westminster Abbey, Poets Corner, British Museum, the National Gallery, Oxford Library। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ए इज द राइट आंसर, वेस्टमिनिस्टर अबे पोएट्स कॉर्नर इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका ए इज द करेक्ट आंसर, वेस्टमिनिस्टर अबे पोएट्स कॉर्नर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ वाइफ। वर्ड्सवर्थ की वाइफ का नाम बताना है। मैरी हचिंसन, चार्लोट ब्राउनिटी, डोरथी वर्ड्सवर्थ, सारा कॉलेरिस। तो ए इज़ द राइट आंसर, मैरी हचिंसन। मैरी हचिंसन जो है उनकी वाइफ है। वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हचिंसन, हिज चाइल्डहुड फ्रेंड इन 1802। ही सपोर्टेड हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। ओके, उनकी वाइफ का नाम है मैरी हचिंसन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट।
विच रेवोल्यूशन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्सवर्थ इन हिज यूथ, ने जो यंग एज में किस रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए थे वर्ड्सवर्थ? ए द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बी अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। तो पता है सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो उनको बहुत ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन ने प्रभावित किया था। सी इज़ द करेक्ट आंसर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? वर्ड्सवर्थ वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी promoted during the French Revolution. He even traveled to France and supported the revolutionary causes early in his life. Through he became disillusioned later. Okay, तो यहाँ पर फ्रेंच रिवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित थे उनका। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच पोएम इंक्लूड्स द लाइन द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर एग्जाम पूछ ली जाती है। तो बताइए किस वर्क में है, उनको में देखने को मिलती है। डैफोडिल्स, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी, माई हार्ट स्लीप्स अ, प्रेल्यूड। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको सी इज द राइट आंसर, माई हार्ट लीप्स अप। ये फेमस पैराडॉक्सिकल लाइन है, अपीयर्स इन वर्ड्सवर्थ शॉर्ट लिरिक पोएम माई हार्ट लीप्स अप, हाईलाइटिंग द continuity between childhood impression and adult character. ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका माई हार्ट लिप्स अप, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। हाउ मेनी पोएम्स आर वर्ड्सवर्थ लूसी सीरीज। लूसी की सीरीज में कितनी पोएम है? 3, 4, 5, 6। तो 5 पोएम्स है हमें वर्ड्सवर्थ की लूसी जो उनकी सीरीज है उसमें हमें 5 पोएम्स देखने को मिलती है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, 5। नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ प्रील्यूड। प्रील्यूड का सबटाइटल क्या है? अ जर्नी ऑफ द माइंड, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, द सॉन्ग ऑफ वंडरर, अ वॉक थ्रू नेचर। तो राइट आंसर है बी, ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। ये आप प्रील्यूड का सबटाइटल हो गया। ये सबटाइटल कैसे था? द प्रील्यूड कैरीज द सबटाइटल द ग्रोथ ऑफ poet's mind reflecting Wordsworth's introspective journey and the development of his artistic identity. तो यहाँ पर इन्होंने प्रिल्यूड, इसका सबटाइटल हमें प्रिल्यूड का ग्रोथ ऑफ माइंड्स देखने को मिलता है। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड्स। हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लैरियोट। ऑप्शन है ए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सैमुअल कॉलरिज, रॉबर्ट ब्राउनिंग, डी विलियम ब्लेक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन 1850 टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लैरियोट। ही हेल्ड द पोजीशन फॉर ओवर 40 ईयर्स। ओके, तो कौन हुआ था उसके बाद? आपका टेनिसन हुए थे, लॉर्ड टेनिसन इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। Which Wordsworth poem ends with the idea of nature as nurse, guide and guardian? नर्स, गाइड एंड गार्जियन की आइडिया से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ की एंड होता है? सॉलिटरी रिपर, टिंटन अवे, डैफोडिल्स, द वर्ड्स इज टू मच विद अस। बताइए कौन सी है? वेरी इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है बी, टिंटन अवे। ये हमने टिंटन अवे आपको पढ़ाई भी है, इसमें आपका हमने समरी वगैरह दिया है जो कि हमारे चैनल में अपलोड है, तो देख सकते हैं आप उसको भी। बी इज द करेक्ट आंसर हो गया टिंटन अवे। जो टिंटन अवे का पूरा टाइटल क्या है? इन लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस हिज बिलीफ इन नेचर एज अ मॉरल एंड स्पिरिचुअल गाइड स्पेशली इन द क्लोजिंग लाइन्स। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर टिंटन अवे हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, टिंटन अवे। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। इन विच ईयर वॉज द प्रील्यूड पब्लिश पॉस्थुमसली। किस ईयर में प्रील्यूड पॉस्थुमसली पब्लिश हुआ? पॉस्थुमसली क्या हो गया? आफ्टर द पोएट्स डेथ। ओके, 1843, 1848, 1850, 1860। सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1850। 1850 में आपका प्रील्यूड जो है पब्लिश हुआ है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1850। वर्ड्सवर्थ वर्कड ऑन द प्रील्यूड फॉर मच ऑफ हिज लाइफ। इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ इन 1850 बाय हिज वाइफ मैरी हचिंसन। उनकी वाइफ ने इसको पब्लिश कराया था आफ्टर हिज डेथ। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच इंग्लिश रीजन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ किस रीजन से जुड़े हुए हैं? द
कॉट्सवर्ड्स, द लेक डिस्ट्रिक्ट, कॉर्नवॉल, यॉर्कशायर। तो पता है बी इज़ द करेक्ट आंसर, द लेक डिस्ट्रिक्ट। वर्ड्सवर्थ को जो है लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट भी कहते हैं। वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन कुकरमाउथ एंड लिव्ड मच ऑफ हिज लाइफ इन ग्रासमेयर एंड ड्राइडल माउंट बोथ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट विच इंस्पायर्ड मच ऑफ हिज पोइट्री। तो ये बहुत सारा समय उन्होंने ग्रासमेयर एंड ड्राइडल माउंट में बिताया अपनी लाइफ का, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट में था, तो ही इज एसोसिएटेड विद द लेक डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, द लेक डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच इज कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। कौन सी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कही जाती है? प्रेल्यूड, एक्सकर्सन, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, माइकल। तो राइट आंसर है ए। प्रेल्यूड को ही हम इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कहा जाता है। यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, A is the correct answer. The Prelude is an autobiographical epic in blank verse chronicling Wordsworth's personal, poetic and spiritual development. Okay, इसमें हमें इनका autobiographical टच दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया प्रिल्यूड। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू द वाई वैली। वाई वैली में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। वाई वैली में पोएम कौन सी इंस्पायर्ड है जब वो वाई वैली में मिलते हैं, विजिट करते हैं जाके? कौन सी पोएम है जहाँ पर वाई वैली काफ़ी इंस्पायर्ड हुए वहाँ पे? तो टिंटर्न अवे, God is too much with us, lines written in early spring upon Westminster Bridge। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए, टिंटर्नबे। टिंटर्नबे lines composed a few miles above Tinternabé. This poem reflects on a return visit to the Wye Valley 5 years after his first. Okay, 5 साल बाद वो फिर से गए थे। जब पहली बार वो गए थे काफ़ी इंस्पायर हुए थे, दोबारा वो गए आफ्टर 5 years। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा टिंटरनबे, जहाँ पे वाई वैली रिवर पे गए थे। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट अबाउट अ स्कॉटिश हाईलैंड गर्ल सिंगिंग। कौन सी पोएम में स्कॉटिश गर्ल है जो हाईलैंड पे गा रही है गाना, वो क्रॉपिंग करते हुए? तो बताइएगा कौन सी है। लूसी पोएम, डैफोडिल्स, सॉलिटरी रीपर, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर में स्कॉटिश गर्ल देखने को मिलती है जो गाना गा रही है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द speaker hearing a highland girl singing alone while harvesting grain and being deeply moved by her song। तो गाना गाते हुए, क्रॉपिंग करते हुए वो दिखती हैं। तो ये आपका हो गया सॉलिटरी रीपर। नेक्स्ट पे आएंगे। वर्ड्सवर्थ बिलीव डैट पोइट्री शुड बी रिटेन इन। वर्ड्सवर्थ का क्या बिलीव है कि पोइट्री कैसी लिखी होनी चाहिए? ए, आर्केइक लैंग्वेज, फॉर्मल लैटिन, सी, सिंपल एवरीडे लैंग्वेज, राइम, फ्री वर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंपल एवरीडे लैंग्वेज। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि जो पोइट्री है बिल्कुल सिंपल और एवरीडे लैंग्वेज में लिखी हुई होनी चाहिए। मीन्स वर्ड्सवर्थ पोइट्री सेंटर्स अराउंड मैंस रिलेशनशिप विद नेचर, एवरीडे लाइफ एंड इमोशंस, ऑनेस्टी। He believed poetry should reach the common readers। कॉमन रीडर्स तक वो पोइट्री पहुंचना चाहिए। कॉमन मैन की लैंग्वेज होनी चाहिए पोइट्री लिखने में, जिससे कॉमन मैन भी समझ सके, उसको पढ़ सके। तो ये आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल एवरीडे लैंग्वेज। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोइट्री एज इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में पोइट्री को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड आर्टिस्टिक रिफ्लेक्शन ऑफ वॉर, द साइंस ऑफ फीलिंग, अ मॉरल इंस्ट्रक्शन इन राइम। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। दिस इज वन ऑफ वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, एम्फसाइजिंग इमोशंस, रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये इन्होंने कहा है पोइट्री को स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो एंड पावरफुल फीलिंग के साथ लिखना चाहिए, और जो कि उन्होंने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में डिफाइन किया है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट आई थिंक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ पोइटिक फिलॉसफी। वर्ड्सवर्थ की जो पोइटिक फिलॉसफी है वो सबसे बेस्ट क्या इसमें से डिस्क्राइब कर रही है?
कौन सी पोइटिक जो फिलॉसफी है वर्ड्सवर्थ ने दी है, बताइए। ए, पोइट्री शुड रिफ्लेक्ट हाई सोसाइटी एंड क्लासिकल आइडियल्स। बी, पोइट्री शुड मिमिक साइंटिफिक theories. C, poetry should be accessible and focus on human connection with nature. Poetry should avoid emotions and really on instruct form. तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, पता हो तो चलिए बताइए। आपका तो राइट आंसर है सी, पोइट्री शुड बी एसेसिबल एंड फोकस ऑन ह्यूमन कनेक्शन विद नेचर। वर्ड्सवर्थ हमेशा ही कहते थे कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए कि जो हर एक ह्यूमन को समझ में आए, वो पढ़ के उसकी जो एक इंसान की, कॉमन मैन की फीलिंग होती है, उसको उस पोइट्री में नजर नहीं चाहिए। तो वर्ड्सवर्थ पोइट्री सेंटर्स अराउंड मैन्स रिलेशनशिप विद नेचर, एवरीडे लाइफ एंड इमोशंस, ऑनेस्टी। ही बिलीव्स पोइट्री शुड रीच द कॉमन मैन, कॉमन रीडर। ओके, तो यहाँ पर पोइट्री को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पोइट्री शुड बी एसेसिबल एंड फोकस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन विद नेचर। ह्यूमन का कनेक्शन होना चाहिए, नेचर खुद को कनेक्ट कर पा रहा है नेचर के साथ में, तो ऐसी पोइट्री लिखनी चाहिए जिससे एक कॉमन मैन बहुत अच्छे से समझ सके, कॉमन रीडर उसको समझ में आ सके। ओके, क्योंकि बिकॉज पहले जब जो पोइट्री लिखते थे वो बहुत हाई लेवल के लिखते थे, लैंग्वेज और उनसे बहुत वोकेबलरी वगैरह बहुत हाई यूज़ की जाती थी, उसका बहुत ज़्यादा हाई लेवल यूज़ किया जाता, जो कि कॉमन मैन नहीं पढ़ पाते थे। तो वही वर्ड्सवर्थ का कहना था कि ऐसी लिखनी चाहिए जो हर एक इंसान पढ़ सके, उसको समझ में आ सके, उसको पढ़ के अपने में उसको फील कर सके। तो इस तरह का ये स्टेटमेंट्स कुछ था वर्ड्सवर्थ का, पोइट्री शुड बी accessible and focus on human connection with nature. ओके, तो फ्रेंड्स ये आज हमारे 55 कुछ क्वेश्चंस थे या हमारे 4 राइटर्स के ऊपर। आई होप आपको समझ में आए हुए होंगे, अच्छे लगे होंगे। हमारा 4th पार्ट था। अगर आप कहेंगे तो हम आगे भी और क्वेश्चंस इन पर लाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो कमेंट में जो बताइएगा कि और भी हम इस तरह की वीडियोज़ लेके आएँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए। एंड चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू MCQs के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।